प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले वजीर आजम अपने बागी अराकीन को मनाने में नाकाम, मुनहरिफ अराकीन असम्बली का वापसी से इनकार, ऑपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी, इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे, MQM से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दावा कर दिया, कौमी असम्बली इजलास 25 मार्च को तलब। इसके अलावा बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के ताल्लुकात कैसे थे। शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की, पाक फौज के लिए जब भी कोई काम नवाज शरीफ को कहा वो पूरा किया गया। शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ के बयान का हवाला, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज खुसूसी तौर पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मलिक अहमद हुसैन डेहर, मुबैना तौर पर PTI के बागी रुकन हैं। ये जो कहा जा रहा है मुनहरिफ अराकीन, उनमें से एक इनका भी नाम लिया जा रहा है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। क्लास साहब, आगाज आपसे करेंगे और आप भी वेलकम कीजिए मलिक अहमद हुसैन डेहर साहब को। जी बिल्कुल, अभी डेहर साहब हमारे साथ हैं, बात करते हैं। वेरी काइंड ऑफ हिम कि हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि हालात जो हैं, आज मैं उनका देख रहा था, थोड़े से मामला सीरियस होते जा रहे हैं। आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मैंने देखा बासित बुखारी साहब, वो भी इसी ग्रुप के शामिल हैं, तो बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इमरान खान साहब पे। पहले तो गॉसिप्स होती थी ना, या TV शोज़ में बातें आती थी, आप में आमिर साहब या कुछ और लोग वो कहते थे, खबरें आ रही थी, शाहरुख नई में बात कर लेते थे। तो आज तो बासित साहब ने बड़ा इंतहाई सीरियस इल्ज़ामात लगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे। और वही वाली बात जो हम उस वक्त कहते थे कि तोशा खाने के हवाले से, मैं भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की अगर तोशा खाने की डिटेल्स आई कि बम शेल होंगे पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि क्या कुछ मिला और क्या कुछ उन्होंने जमा कराया नहीं कराया, ले गए कहाँ ले गए, कौन ले गया, खतून अव्वल को क्या कुछ मिला, ये सवाल हम उठाते रहे। बल्कि वो तो याद होगा हाई कोर्ट में भी गए थे, राना अबरार साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो पिटीशन भी की थी, उनको धमकियाँ वगैरह वो सारी की गई थी। तो लगता है कि इमरान खान साहब ने जो आके थ्रेट्स की थे, इंसेंटिव दिए थे और कहा जी माफ़ कर देंगे, वापस आ जाएंगे, ये बच्चों से शादियाँ ये कोई नहीं कराएगा, मुझे बला बला जो डराया डरुआ गया, लगता है कि बात उससे कोई बनी नहीं है, क्योंकि बागी ग्रुप जो है वो ज़्यादा खुलकर सामने आ गया है। तो उन्होंने भी इनको कहते हैं टेक ऑन करने का फैसला कर लिया है। तो हमारे साथ हैं डीहर साहब हैं, ये मुल्तान से MN है, यूसुफ गिलानी साहब को भी इलेक्शन में ये हरा चुके हैं। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या वो अपनी बगावत पर अभी कायम है कि नहीं है, या कुछ इनमें चेंज आ चुकी है। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डीहर साहब। जी भाई, वालेकुम सलाम जनाब। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे पूछना यह था कि आप अभी तक अपनी बगावत पर कायम हैं, या क्योंकि खबरें आ रही थी कि शायद आप कोई रिपेंट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वापस आया जाए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको ऑफ़र की थी कि जनाब के आम माफ़ी होगी आप लोगों के लिए, शेख रशीद साहब भी कह रहे थे। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जो मुझे बागी रुकन का खिताब दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे बागी रुकन की बजाय दुखी रुकन MNA कहना ज़्यादा बेहतर है, कि मैं अभी तक PTI में मौजूद हूं और पिछले तकरीबन 3 साल से मेरे इश्यूज़ हैं जो हल नहीं किए जा रहे। मैंने इससे पहले इस्तीफ़ा भी एक दफ़ा दे दिया था, और इससे पहले मुझे इस पे अपना करप्शन पे और लैंड रिकॉर्ड के रेवेन्यू के करप्शन पे और मैं बात करने की वजह से मुझे शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया, जब मैंने कहा कि वहाँ के मिनिस्टर्स जो हैं वो करप्शन करवा रहे हैं, मींस के इनडायरेक्टली। तो उस पर मुझे शो कॉज भी दिया गया था। और अभी 3 महीने पहले मैंने बिल्कुल ये ब्लैकआउट कर दिया कि मैं असम्बली में नहीं जाऊँगा, मेरे जो 4 मुतालबात हैं वो पूरे ना किए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम डिलीवर नहीं करते तो हमारे बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे मैं जो डिफरेंट ज़रा MNA इसलिए हूँ कि मैं अपने हल्के में मेरिट इंश्योर करता हूँ, किसी के जुल्म नहीं होने देता, किसी का हक नहीं खाने देता, और मैं सियासत को इबादत समझ के करता हूँ और मिशन ऑफ लाइफ समझ के करता हूँ। इसी वजह से मैंने इमरान खान साहब को अपना आइडियल बनाया था, और जब ये आए थे तो मैं इनकी बातें सुन के इन्हें अर्तगुल कहता था, साथ में ये भी कहता था कि इनको छोड़ना बेगैरती है। लेकिन जिस दिन इन्होंने 7 MPAs को जो नून लीग के थे, शरकपुर साहब वगैरह, उनको जब शामिल किया तो मेरा ये ख्वाबों का महल टूट गया कि देखें वो जो आज ये मुझ पे हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने तो सिर्फ मुतालबात किए हैं। असल में आप ये जानते हैं कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो मुझे शायद मेरा गिलानी और बोसन को हरा के यहाँ आना उनको पसंद नहीं आया। वो आज भी मेरे खिलाफ, जब मैं इलेक्शन से पहले
जो मेरे नीचे एमपीए दिया गया था वो मुझे थ्रेट करके दिया गया था, ऐसा बंदा जो मेरे हल्के से ताल्लुक ही नहीं था। वाइस चेयरमैन ने 2 दिन पहले वहाँ पे स्पीच की और उसमें कहा कि अहमद, उन्होंने कहा 6 सीटों में से कितने जीतेंगे, तो उन्होंने कहा 6 में से 5 जीतेंगे और बोसन जीतेगा, अहमद हुसैन डेढ़ हार जाएगा। तो पहले दिन से पार्टी में मुझे कबूल नहीं किया गया, और फिर मैं चूंकि जो जंग लड़ता हूं गरीब को डिलीवर करने की, हक और सच की, अहमद हुसैन साहब, वो आपकी बात सर आ रही है समझ में। इमरान खान साहब ये कहते हैं, उनके वजीर ये कहते हैं, ये आप लोगों को 16-16 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया है, ये बाकी बातें हो रही हैं, आप ये बाद में बहाने हैं, जस्टिफिकेशंस है। उनका ये कहना है कि असल में तो आप लोगों को पैसे दिए गए हैं। तो पैसे आप लोगों ने लिए हैं, मिले हैं कुछ आप लोगों को, ये इल्जामात हैं ये? मेरे भाई, आप मुझे बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि आप उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मैंने अभी कोई 1 महीना पहले 40 करोड़ की जमीन जो 4 कनाल थी 1122 सेंटर बनाने के लिए वक्फ की है। मेरे दादा जो थे वो जब मुसल पाकिस्तान बना था उन्होंने मुहाजिरीन को मुल्तान में 10 साल संभाला था। उसके अलावा मैं बराए अहमद शहीद खरल, हम डेहड़ उनकी औलाद हैं और हम अंग्रेज़ों से लड़ने वाले लोग हैं, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। अभी हमारी एक एमएनए ने कुरान पर हाथ रख के कहा है, अगर मुझे भी कहें तो मैं रखने को तैयार हूं, 1 पैसा हमने लिया हो हम पे हराम है। हम तो उल्टा मेरे 14 मुरब्बे थे, 7 मुरब्बे मैंने सियासत पे लगा दिए और बड़े बड़े लीडर्स पे लगा दिए। मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुझे दुख ये है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है और ये समझ रहे हैं कि हमें इल्ज़ाम लगा के, हमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन से डरा के या हमें नोटिस दे के, ये नहीं समझते कि ये जो लोग इनसे नाराज हुए हैं ये ज्यादातर साउथ पंजाब और फैसलाबाद के जिम्मेदार लोग हैं। हमारे पास डेढ़ साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 400 खानदान को हम लुक आफ्टर करते हैं। डेढ़ साहब, मैं आपका इंटरव्यू, उनके पैदा होने से मरने तक, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में। आपने ये जो भी जिक्र किया 4 आपने मुतालबात, उसमें आपने एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मुझसे पैसे लिए गए सीएम ऑफिस में, और मेरा एक मुतालबा ये है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गालबन आप बात कर रहे थे और आपने कहा मुझे वो अपने पैसे वापस चाहिए। वो क्या तफसील है जी, किसको पैसे दिए गए? सर मेरे 4 मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि एज एमएनए जब सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे दे के काम करवाया जाए। नहीं, आपसे किसी ने पैसे लिए? वहां पे रियासत मदीना है, आपसे खुद भी पैसे लिए किसी ने? जी बिल्कुल लिए। किसने लिए? उसको इस तरह सॉल्व करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं साबित करूंगा। अगर मैं साबित करूं, नहीं हम तो मानते हैं आपकी बात, अगर मैं साबित नहीं करूंगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। किसने लिए ये? क्योंकि ये इल्जाम लगता रहता है, क्लास साहब भी बड़ी दफा बात कर चुके हैं, हम ये राज जो आप जैसा दलेर आदमी कोई नहीं आया जिसने कहा हो कि जी मैंने जाती तौर पे पैसे दिए और मुझे पैसे वापस जाए। मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब सामने बैठे हैं। अगर मैंने साबित किया तो मुझे पैसे भी ले दें और इस्तीफा भी दें। अगर मैंने साबित ना किया मैं इस्तीफा भी दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। और उसके अलावा मेरा मुतालबा था कि साउथ पंजाब में सिविल सेक्रेटेरिएट जो बना है उसमें इख्तियारात दें। सारे इख्तियारात इन्होंने ऊपर दे दिए हैं तख्ते लाहौर को। तीसरा मुतालबा मेरा यह था कि घी, चीनी, आटा, दाल की कीमतें पुरानी ले आए जो 2018 पे थी और उसमें सब्सिडी दें, हमारे डेवलपमेंट के फंड रोक दें और जो मोटरवे बना रहे हैं उनके फंड रोक दें। और किसी भी तरह, क्योंकि गरीब जब बिल बिजली के और गैस के भरता है उसके बाद उसके पास ना बच्चों की फीस के पैसे हैं ना खाने के पैसे हैं। और जब हम कुछ भी करें, कहीं से कर्जा लें, लेकिन गरीब का खाना कम करें। आपने पैसे कितने दिए थे? चले नाम तो बाद में आ जाएगा सर, ये मैं तफसील कभी भी नहीं बताऊंगा। ये मैं सिर्फ इमरान खान को अपने सामने बिठा के बताऊंगा, साबित करूंगा। वही हो गया ना मलिक साहब का मुतालबा करूंगा। ये तो फिर वही बात होगी जो हुकूमत कह रही है जी 16-16 करोड़ पे लिए, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि हमारे पास सबूत बड़े। आप भी वही बात कह रहे हैं कि जनाब कि मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन बताऊंगा पैसों की अमाउंट और किस काम के लिए पैसे लिए थे। काम को ये तो बताया। काम बता दें, काम बता दें किस काम के लिए थे। सुने सर, मुझे आप यूज ना करें प्लीज।
मैं हल्फन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं मैं सच बोल सर रहा हूं। सर माफ लेकिन मैं कीजिएगा, प्राइम मेरी मिनिस्टर को ये बताऊंगा सब मेरी कुछ। बड़ी गुजारिश इस शर्त पे है कि मैं ये जो कुरान को और अल्लाह को सियासत के अंदर कस्में खाने के लिए लाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये वैसे मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, हमने माजी में लोगों को ये झूठी कस्में खाते भी देखा है, इसको ना लाएं, इसको बीच में ना लाएं। मेरी 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 दरखास्त सुनिए, गांव के लोग हैं, मेरी दरखास्त सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। यकीन करा करें, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम कभी मैं मानता हूं, मैं आप बड़े बेइज्जत आदमी हैं, ऐसे नहीं लेते। आपकी बड़ी बहन अभी चीज कुरान शोहरत उठा के है बैठी थी और उसने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। मेरा सवाल ये है कि आप मुझे याद पड़ता है और आपने जिक्र भी किया कि जो जनूबी पंजाब का महाज बनाया गया था तो बुज़दार साहब को लाने वाले आप थे, और उसके बाद फिर बुज़दार साहब मैं नहीं था उसमें। अच्छा सर मैं उसमें नहीं था, अब मुझे तो टिकट भी नहीं दी गई थी, इन्होंने टिकट सिकंदर बोसन को दे दी थी। आपने गिला किया कि मेरे खिलाफ एक ग्रुप है, 8 दिन दिया था, 2000 बंदे मैं ले गया था। आपने कहा कि मेरे खिलाफ मुझे टिकट दिलवाई थी। अगर एक ग्रुप है बुज़दार साहब का, खुसरो साहब का, और मुझे पास सुलह के लिए उन्हीं लोगों को भेजते हैं जो मेरे राह में रुकावट हैं। वो कौन लोग हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसमें हैं। सर मेरी बात सुने, मैं देखें हम वैल्यूज वाले लोग हैं, हम यहाँ बैठ के लोगों के नाम नहीं लेते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें की गई हैं कि मुझे चलने नहीं दिया गया, लेकिन मैंने गरीब के लिए हमेशा स्टैंड लिया और उन्हें हक दिलवाया। अभी भी मैंने जो एहतजाज किया हुआ है, 3 महीने से मैं असम्बली में नहीं गया, और मैंने कहा जब तक ये मुतालबात पूरे ना हो मैं असम्बली नहीं जाऊंगा। अभी जो इन्होंने क्लिप चलाया है मेरे खिलाफ, एक उसमें मैंने बात आधी की थी, आधी बात उन्होंने चलाई है, आधी रोक दी है, तो उसके लिए कंफ्यूजन पैदा हो गई थी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं मासिस का बंदा हूं। इन्होंने जो हम पे पैसों के इल्ज़ाम लगाए हैं, इन्होंने जो हम पे वफादारियों के इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूं, 93 में आप नवाज शरीफ के साथ थे जब आपने फंड लिया शौकत खानम का, 99 में परवेज मुशर्रफ के साथ थे जिसने आपको वजीर आजम नहीं बनाया तो आपने छोड़ दिया, 2002 में फजलुर रहमान को आपने वोट दिया था, 2008 में काजी हुसैन अहमद के साथ, 13 में जमात इस्लामी के साथ, 14 में ताहिरुल कादरी को अपना कजन बना के, सियासी कजन बना के साथ रखा, 15 में MQM के साथ, 16 में जमात इस्लामी और नून लीग के साथ, 18 में आप चेयरमैन सेनेट में PPP के साथ थे, और उसके बाद आपने 7 बंदे नून लीग के शामिल किए हैं, और आप हमें ऐसे कह रहे हैं। मैं तो आज भी PTI में खड़ा हूं, मैं सिंध हाउस में भी नहीं गया, मैं किसी ऑपोजिशन लीडर से भी नहीं मिला, मैं तो सिर्फ आपसे गिला कर रहा था, दुखी था कि मेरे मसाइल हल करें। आपने मुझे शो कॉज भेज दिया, आपने उन PTI के गुंडों को मेरे पास भेज दिया। मेरी आखिरी बात सुन ले प्लीज। PTI के गुंडों को भेजा जिन पे 8-8 कब्जे के पर्चे थे और गवर्नर साहब के कहने पे वो हुए थे। आपका वहां का जो साबिक सदर है PTI का, उस पे 2 पर्चे थे, उन्हें आपने मेरे घर हमले के लिए भेज दिया। फिर आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों की शादियां नहीं होने देंगी, सुन्नत रसूल के निकाह नहीं होने देंगे, फिर आप बात करते हैं रियासत मदीना की, फिर आप आजकल पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं, हमारे पाकिस्तान मुल्क पे शुरू हो गए हैं। आज OIC थी तो शाह महमूद साहब ने कहा कि भारत ने OIC को सैबोटाज करने की कोशिश की है। मेरा और कल प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी सबसे बेटर है। ये बताएं कश्मीरियों के और हमारे फौजियों के 1 लाख से ज्यादा जो खून है वो कहां गए? इंडियन पॉलिसी तो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है, वो जिस मुल्क से भी रखता है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए रखता है, दहशतगर्द सारे वही भेजता है। आज आपको उनकी पॉलिसी अच्छी आ गई, आप किसी और मुल्क का नहीं दे सकते थे। मेरे प्राइम मिनिस्टर का मुझे लगता है हम इशू से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, दुश्मन है। मेरी अर्ज ये है कि आपने अभी कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को पैगंबर की तरह समझते थे, और ये अब आपने पूरी लिस्ट भी हमें गिनवा दी कि उन्होंने कितने U-turns मारे। अगर आपको ये U-turns का पता था तो फिर क्यों ज्वाइन किया? कहा है अर्तगुल नहीं, आपने ऑलमोस्ट ये कहा कि आप इमरान खान को बहुत फतवे ना लगवाएं। आपने कहा कि आप उनको बहुत अजीम इंसान समझते थे, मगर ये अगर ये सारी चीजें जो गिनवाई आपने, ये गिनवाई जो चीजें अगर ये पता थी तो फिर क्यों ज्वाइन की PTI आपने? खुदा की कसम इन चीजों का पता नहीं था। ये जब अभी भी तकरीर करते हैं तो एक दफा बंदे को सैर में ले लेते हैं,
और तकरीर में गल्ला बाता ने सिर्फ, अच्छा मालिक अमल साहब, कोई अभी नहीं है। इमरान खान साहब ने देखिए इसी इन्होंने किस्म की वादा तकरीर किया में था कहा कि हम है पुलिस कि वो रिफॉर्म्स लोग लाएंगे। कि सर, जरा बोलने वो तो दें। अरकान जी जो मैम, आना जरा चाहते बोलने हैं, तो दें हमें। जी इसका भी जवाब साथ ही दे दीजिए कि उन्होंने अगर कहा आप है। नहीं बोल रहे हैं तो फिर हमें बुलाने का क्या फायदा, बात तो करने दें। जी आप इसका भी चलो, साथ ही बोलें, जवाब ये दे कह दीजिए। रहा हूं कि बोले, इन्होंने बात की थी कि हम जो है पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, इन्होंने कहा कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लाएंगे, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, और इन्होंने ऐसे ऐसे ख्वाब दिलाए कि IMF से हम लोन नहीं लेंगे। इन्होंने अभी पिछले दिनों कहा है कि हम जो है ना जी आपको इंटरनेशनली बड़ी इज्जत दिलवाई है, हमने आपको आसमान पे बिठा दिया है। मेरा ये सवाल है कि FATF से तो निकाल नहीं सके, IMF ने भी अब बिल्कुल किनारा कशी कर ली है, और अब ये बयान दे रहे हैं फॉरेन पॉलिसी इंडिया के हक में। मुझे तो ये खतरा है कि कल को अगर हुकूमत से उतर गए, कहीं इंडिया वालों को ये ना कहे कि इधर ही आ जाओ। पूछो, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको कंफ्यूज कौन कर रहा है, इनके साथ कौन खड़ा है, इनको मशवरे कौन दे रहा है। अच्छा मलिक साहब, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी नाराज हूं और अभी भी मैं PTI का हिस्सा हूं, तो अगर करंट सिचुएशन की बात करें कि वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि जो अरकान नाराज हैं वो राब्ता करें, तो कोई इस किस्म की गुंजाइश है कि आप राब्ता करें या उनकी तरफ से राब्ता किया जाए और आप ये चारों डिमांड्स अपनी टेबल करें, और अगर इस पर कोई मजीद नेगोशिएशन होती है तो इज देयर एनी मार्जिन कि आप वापस ठीक हो जाए, ये नाराजगी खत्म हो जाए? देखें, मैं जब से इन्होंने मेरे बच्चों का कहा है ना कि हम उनकी शादियां नहीं होने देंगे और लोगों को प्रोवोक किया है, एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह काम करे तो बिलो द बेल्ट हिट करने से भी आगे है। मैं अब इनसे दिल से दुख चुका हूं, नाराज हूं। मैं इनको मिलने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने शो काज दिया है ना, एक दफा मेरा दिल चाहता है शो कॉज में जाके इनको मिल के सारी चीजें इनके हवाले कर रहा हूं जो इन्होंने जुल्म किए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, शायद आपको ये बहुत छोटी लगे। देखें, एक बर्न सेंटर है मुल्तान में, वहां ये बच्चे मर रहे हैं। मैं 6 दफा ये तस्वीरें भी दिखा आया हूं प्राइम मिनिस्टर को, मैं उन्हें कह आया हूं कि ये बच्चे मर रहे हैं, बर्न सेंटर में बच्चों को दाखिला नहीं हो रहा, जो उसका इंचार्ज है वो वजीर आला साहब का दोस्त है और वो वहां पे प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, और यहां ये सहूलतें भी नहीं दे रहे डॉक्टरों को, ये बच्चे मर रहे हैं वहां पे। मैंने 6 दफा दिया, इनका कोई हल नहीं है। मेरे हल्के में गैंग रेप की डकैती हो रहे हैं, वहां पे मैंने कहा पुलिस सिस्टम ठीक कर दें, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, जब हम मासिस में नहीं काम कर सकते, हम इनको हीरोज का क्या करेंगे? हम इनकी शक्लें देख के इनके नहीं आए थे, हम इनकी बातें सुन के आए थे कि ये गरीबों को सुख देंगे, ये इंसाफ देंगे, ये अपनी हर बात में मुकर गए हैं। तरीका ये होता है कि अगर इतने आपको शिकायतें हैं तो फिर पार्टी से रिजाइन किया जाता है, वरना इसको गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर सियासी समझा जाता है। मैं रिजाइन कर चुका हूं, इन्होंने इस्तीफा मेरे सामने फाड़ा था, मैंने रिजाइन दिया था। मैं आपको अभी क्लिप भेजता हूं, मीडिया पे क्लिप चला था कि अहमद हुसैन डेयर ने रिजाइन कर दिया। अब दोबारा रिजाइन क्यों नहीं करते? इन्होंने मेरा इस्तीफा फाड़ दिया। नहीं तो अब दोबारा रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? अगर फ्लोर सर, आप मुझे कहें मैं रोज सुबह शाम रिजाइन करूंगा, अगर मेरे रिजाइन करने से मेरे मुल्क की हालत बेहतर होती है, आप रिजाइन कहते हैं, मैं अहमद हुसैन डेयर जान देने को तैयार है। अगर मेरे गरीब को खाना मिलता है, अगर आज मैं आपको वादा करता हूं, कल ये घी का रेट, घी, आटा, चीनी का रेट अगर ये 2018 वाला कर दें कि 550 रुपए घी है, उसको 120 पे ले आए, और इसके लिए हमारे फंड्स रोक दें, डेवलपमेंट रोक दें, अगर ये सब्सिडी दे के ये कर दें, क्योंकि इनका एहसास प्रोग्राम फेल हो गया है, वो लोग पैसे लेके लोगों के नाम लिखते हैं। अगर ये सिर्फ ये 4 चीजों के रेट कम कर दें, सुबह अहमद हुसैन डेयर हाजिर होगा। ये जो कहेंगे मैं वो करूंगा, मैं अपनी पूरी सियासत दांव पे लगा दूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। डियर साहब, 2 सवाल हैं सर। एक तो ये कि आपके दोस्त हैं, उनका नाम है मंसूर अफाक साहब, उन्होंने जंग में कालम भी लिखा है और उन्होंने बताया है पूरी तफसील से कि कैसे आपने उनको सिफारिश करवाई। उसके बाद हमारे दोस्त हैं, हमारे चैनल के बड़े ऑनरेबल एंकर हैं, आपके भी दोस्त हैं मजहर बरलास साहब, उन्होंने भी आपकी सिफारिश की। फिर आप मियाँ वाली गए, वहाँ पे भी कुछ लोगों की सिफारिशें करवाई, आपने धरना भी दिया बनी गालम। ये उनकी मैं तफसीलात बता रहा हूँ, मंसूर आगे मंसूर अफाक साहब लिखी है। ना छेड़े, ये बातें ना छेड़े, मैं आपको अकेले बता दूंगा। एक राज मैंने सर, हम टीवी के बंदे हैं, हमें अकेले बताने का कोई फायदा नहीं है। राज मुझसे खुलवाएंगे आप, खुदा के लिए ना छेड़े ये बातें। मंसूर अफाक साहब, मीडिया का एहसान मान दूं कि मीडिया ने धरने में मीडिया ने वहां जाके धरने में मीडिया ने, अगर मीडिया ना होता मैं 10 साल बैठा रहता, इमरान खान ने मुझे टिकट नहीं देनी थी। अहमद हुसैन डेयर मीडिया का MNA है, मैं मीडिया के खिलाफ कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, बल्कि एक आखिरी बात करूंगा कि यहाँ पे जो
ये PECA पैका जो है उसके ऊपर जो इन्होंने किया, मैं उस पर भी एहतजाज करता हूं कि उस वक्त ये अपने कंटेनर पे सहाफियों को बुला लेते थे। आज पैका इनको ऑर्डिनेंस का तोहफा दे के मैं अफसोस हुआ है कि जो उस वक्त आपकी सारी इन्होंने सारी आपकी वो कैंपेन चलाई, ये हमारे लिए दीवानों की तरह भागे, इनको आपने पैका का तोहफा दिया है। किसी से वफा की है? यहाँ पे डॉक्टर रो रहे हैं, यहाँ पे गरीब रो रहा है, यहाँ पे यकीन कर लें वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं बेचारी, वो सारा सारा दिन भागती है, वो रो रही हैं। यहाँ पे अगले दिन मैंने देखा सेक्रेटेरिएट में उस्ताद जो थे, उस्ताद बाप की तरह होते हैं, वो रो रहे हैं। यही नया पाकिस्तान था। अच्छा सर, ये ख्वाब दिखा के आए थे हम, आपकी शक्ल देख के नहीं आए थे, हम आपके इन चीजों को ठीक कराने आए थे। अच्छा, लेकिन ये आपसे नहीं हो सकती। आप जो तरीके फिर भी आपके साथ खड़ा हूं, आखिरी दिन तक मेरे मुतालबे पूरे कर दें, आखिरी दिन तक, आखिरी दिन फैसला करूंगा कि मैंने। आप तो वही कह रहे हैं कि ना होगा नौ मन तेल ना राधा नाचे, कि ये जो मुतालबे आप बता रहे हैं वो तो खान साहब पूरा नहीं कर पाए। इसमें अगेन उस पर मेरी रिक्वेस्ट है, 5वां मुतालबा $120 पे लें। सेक्रेटेरिएट को इख्तियारात नहीं दे सकते, एक दिन में दे सकते हैं, ये कैसे नहीं दे सकते? अच्छा ये बताएं मुझे, सीएम हाउस से मुझे ये जो पोस्टिंग्स कर रहे हैं पैसे लेके, डीसी, सीपीओ, आरपीओ, और इनकी अपना ये उनकी पोस्टिंग्स पैसे लेके कर रहे हैं, हम ईमानदार अफसर लगाएं जो पैसे लिए बगैर पोस्टिंग्स करें। तो ये जो ये वैसे बड़े बड़े काम कर लेते हैं। अगर ये हमारे फंड रोक के गरीब के अगर सब्सिडी दे गरीब को, तो कैसे गरीब को सब्सिडी? डेढ़ साहब आप जिनको वोट देने से पैसे लेके दे दें। डेढ़ साहब आप जिनको वोट देने जा रहे हैं आगे, आपका क्या ख्याल है वो आपके जो 4 मुतालबात हैं ये घी के, तेल के, वो सारे पूरे कर लेंगे? सर मैंने कब कहा है मैं उनको वोट देने जा रहा हूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो कहा है मैं तो आपके समझ नहीं आ रही, आप किधर हैं? आप पार्टी में आप हैं नहीं हैं, समझ नहीं आ रही मुझे कि आप किधर स्टैंड करते हैं। पीटीआई में मौजूद हूं। मैं आखिरी दिन तक देखूंगा कि मेरे मुतालबात पूरे किए जाएं, और ना मैंने ऑपोजिशन से राब्ता किया है, ना मैं सिंध हाउस गया हूं। आप प्लीज मेरी बात पे तवज्जो करें, मैं बागी एमएनए नहीं हूं, दुखी एमएनए हूं। मैं गरीब का दुख मुझे खाए जा रहा है। मैं उस जो गरीब घर खाना नहीं खा सकता, और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे आलू के, मुझे चीनी के, इनके पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब आपने फौरन में हमें कुछ भी नहीं दिया, फैट तक से नहीं निकाला। अब आप हमें कह रहे हैं आपको चीनी आटे से कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सारी तकरीर की जिसमें बच्चों का भी कहा रिश्ते नहीं होंगे, लोग मिलेंगे नहीं, लोटे हो गए, खरीद लिए, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है इस पर? वो क्या कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? सर वो जो खबरें चल रही हैं ना, वो मेरा भाई जो है गवर्नर साहब के कहने पे 8 पर्चे उस पे हुए हैं कब्जे के। वो कब्जा ग्रुप है, मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया है कि वो कब्जा ग्रुप है। मैं सगे भाई को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसने पूछे गवर्नर साहब पे, उनको ओवरसीज वाले मिले, उन्होंने कब्जा करवाया है। मैं हक और सच पे चलता हूं। मेरा भाई भी किसी गरीब पे जुल्म करेगा उसके साथ नहीं ठहरूंगा। मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, मेरे भाई, मेरी मां, मेरे बाप सब साथ खड़े हैं। आज मैं आपको बिलवा देता हूं। सर उन्हें पता है कि अहमद हुसैन डेढ़ गरीब के लिए लड़ रहा है, सच के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, और मेरे साथ मेरा अल्लाह भी मेरे साथ खड़ा है, और इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह मुझे फतह देगा। बहुत शुक्रिया आपका डियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बड़ी मेहरबानी से। मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ के हवाले से बयान का जो उन्होंने हवाला दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, डेहर साहब ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें सबसे अहम बात जो थी आखिरी दिन तक वो अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देखा रहा आपने भी बात पकड़ी है कि ना सिर्फ दियर साहब, हर आदमी आखिरी वक्त तक फैसला कर रहा है। उसका मतलब ये है कि अभी भी जो है, हालांकि नज़र आ रहा है कि नंबर्स गेम में बहुत बुरी हालत है, पर एक चीज़ क्लियर है आज दियर साहब की गुफ्तगू से भी, और हमने जो इंटरव्यू किया था सरदार रियाज मज़ारी का भी, कि वो कहते हैं कि जनाब मैं यहाँ सिंध हाउस थोड़ी देर के लिए गया था, मैं अपनी लॉजेस में बैठा हूँ,
उनकी बुनियादी शिकायत ये थी कि मेरे पास आया कोई नहीं, और जो लोग भेजते हैं उनके आमिर डोगर है, उनका ये इसके वालिद साहब जो है वो भी मेरे से जूनियर थे, और ये खुसरो मुख्तियार बच्चा है छोटा सा, ऐसे लोगों को भेजते हैं कि जो मैं समझता हूँ मेरी शान के खिलाफ है। तो ये हर पार्टी में के मैकेनिक लोग होते हैं जो देखते हैं कि किस बंदे का कितना वजन है और उसको किसको बात करने का तरीका है, और जो बात जिससे की जा रही है उसके मुतल्लिक भी जानते हैं, और ये भी पता है कि किसको किसके पास भेजा जाता है और क्या कह के भेजा जाता है और क्या कि वो है। तो वो एफर्ट इनके यहाँ नज़र ही नहीं आता। ये फिर ये होता ना कि ये जो नई टीम जो काउबॉयज लेके आ गए हैं, ना इनको बोलने की तमीज़ है, ना इनको मैकेनिकी आती है, ना इनको धड़े पता है, ना इनको इलाकाई सियासत पता है, और वहाँ पे वो जो बैठ के एक अपनी बनाई हुई है ना इमरजेंसी काउंसिल, उसके अंदर वो मम्मी डैडी बच्चे हैं शायद, वो इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते होंगे शायद, या वो उन्होंने वो जाहिर है ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन मोस्ट पीपल, तो वो भी मोस्ट पीपल से ज़्यादा है। तो ये जो ये लोग हैं रवायती लोग, सरदार, मैंने बताया ना कि जो रियाज मज़ारी साहब, उनके वालिद साहब बल्कशेर मज़ारी पाकिस्तान के ओल्डेस्ट लिविंग पॉलिटिशियन हैं। वो 62 की असम्बली के अंदर वो हुए हैं, ये खुद माशाल्लाह बेटे ही हैं और उनके छोटे बेटे हैं, और इनका जो भतीजा है वो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली का, इसलिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 2-4 का ग्रुप है ये। मगर उनकी बुनियादी शिकायत ये थी कि मेरे पास आए नहीं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैं 100% है कि जो ये 14 लोग हैं इनमें से काफ़ी लोगों ने इस बात का कभी इम्कान है कि पैसे लिए होंगे, और मैं ये कुरान की इसीलिए मैं मना करता हूँ क्योंकि ये सेनेट के जब इलेक्शन हो रहे थे एक साहब कुरान लेके आ गए थे, उन्होंने कसमें भी खा ली थी कुरान पे याद रहे, फिर उनकी वीडियो आ गई थी, नोट पे नोट कितने जा रहे थे। तो इसलिए मैं बड़ा डर जाता हूँ कि कुरान का और अल्लाह को सियासी मामलात के अंदर वैसे ही नहीं लाना चाहिए, और इन चीज़ों को हमने माजी में ये ब्लास्फेमी करते हुए ये देखा है। मगर ओवरऑल ये है कि इवन एलाइज, सबसे बड़ा आसान काम तो था ना कि एलाइज रिजाइन करते, अब देखिए ना चौधरीयों के लिए आसान था, अगर आपने रिजाइन करते सर एलाइज नहीं ज्वाइन करने के लिए अगर आपने किसी पार्टी को वो करना है तो ओपन रख रहे हैं ना, ओपन रख रहे हैं ना, एमएनए की तो रिजाइन की समझ आती है, एज वजीर अच्छा ओके, एज वजीर जब आपने साइन किया है कि हमने इस नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा लेना है और आप कह रहे हैं कि हमने खिलाफ में जाना है, देन आपको कैबिनेट से तो रिजाइन करना पड़ता है ना, ये पहला एक है। तो वो एलाइज में से अभी तक किसी ने कैबिनेट से भी रिजाइन नहीं किया, तो ये एक पहला, वो भी आखिरी मिनट तक देख रहे हैं। आज भी एमक्यूएम जब मौलाना फजलुर रहमान गए, अब तो वैसे ही 2-3 दिन रह गए हैं, उन्होंने कहा हमें एक दो दिन दें, क्योंकि हर रोज़ हालांकि बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन नज़र आती है। मगर एक जो इम्पॉर्टेंट है कि अदालत का ये जो फैसला है ना, ताहयात नाअहली जो हो जाएगी, उस पर फिर बड़ा बड़ा सियासतदान सारी उम्र के लिए किसी किस्म उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि सियासत से बाहर हो जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्विकली ज़रा हिस्ट्री बता दूं कि 14 अभी आज ये नून लीग की इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, 14 जो तरमीम दी थी उसके अंदर चूँकि नवाज शरीफ साहब की 97 में 2/3 मेजॉरिटी आ गई थी, वो कहते थे 58 टू बी वगैरह जा चुकी है, लगारी साहब को हमने फारिग कर दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है फ्लोर क्रॉसिंग। तो वो जो 14वीं तरमीम के अंदर था वो तो 21 दिन का फैसला था, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके अंदर अपील रखी गई थी और ना ही इलेक्शन कमीशन को दिया, और उसके अंदर ये था कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ कोई बोलेगा, पार्टी डिसिप्लिन, मतलब है कोई भी इल्ज़ाम लगा दें कि आपने मेरे साथ तमीज़ से बात नहीं की है लिहाजा आप डिस्क्वालीफाई। तो ये तो 18वीं तरमीम में जाके इसको थोड़ा सा नरम किया गया है, जो इस वक्त कानून जो 63A है। अब ये देखना है कि ये अदालत के लिए भी ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक ये कि ये ताहयात है या नहीं है, दूसरा ये वाला कि जी क्या स्पीकर के पास ये डिस्कशन है, वोट तो बिल्कुल अदालत कह रही है कि डालने से नहीं रोका जा सकता, मगर डालने के बाद क्या स्पीकर के पास ये डिस्कशन है कि वो अगर ना काउंट करना चाहे या ना करना चाहे। जी क्लास साहब, एक तो एलाइज क्या सोच रहे हैं, और दूसरा ये जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो आगे की तरफ जा रही है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आप कैसे देख रहे हैं कि कोई क्लैरिटी, और स्पेशली ये जो होता है नाअहली वाला, ये टूल काम करेगा? हुकूमत की मैच्योरिटी देखें, मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के लगा डीआर साहब की भी और बाकियों की भी आपके अगर 8, 10, 15 लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, ज़रा स्टाइल देखें ना, हुकूमत लाडलू के मतलब हुकूमत चला रहे हैं, जैसे आमिर भाई ने कहा
एक यहाँ पे इसका इसका वो क्या कहते हैं, इंग्लिश एक क्लब इकट्ठा हो गया, लड़के हैं सारे बैठते हैं, गॉसिप्स करते हैं, अपने आप को एलीट समझते हैं। इनको जो देहातों से मेरे जैसे आए हुए हैं उनको साफ ज़ाहिर है उनको वो एक उनको अहमियत नहीं दी जाती, उनकी गुफ्तगू से लग रहे हैं। इन्होंने पहले दिन से 2 काम किए। कोई पॉलिटिकल हुकूमत होती, कुछ सियाना बंदा इनके साथ बैठा, जो आमिर भाई ने कहा कोई मकैनिक कोई मिस्त्री होता, तो वो कहता हजूर इनको कुछ ना कहें, इनके पीछे सोशल मीडिया ना लगें, गाली गलौज का कल्चर आप लेकर आए। आपने सरेआम इनको कहना शुरू कर दिया इन्होंने पैसे ले लिए, इन्होंने पैसे पकड़ लिए, इन्होंने फलां किए। फिर आपने उनके बच्चों को शादियाँ तक के फतवे दे दिए कि कोई मिलेगा नहीं, कोई आपको पराठा नहीं खिलाएगा, कोई चाय नहीं पूछेगा, कोई राइड नहीं देगा, कोई आपको लिफ्ट नहीं देगा, बला बला चीज़ें। आपको चाहिए था वो अगर वो रिवोल्ट कर भी गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद चले जाते। मतलब इसमें कौन सी आपकी इज्जत खतरे में है कि आपको प्राइम मिनिस्टर उन्हीं वोटों से बने? आप प्राइम मिनिस्टर हाउस उनको बुला लेते, उनकी बात सुन लेते, हाँ जी समझाएं मुझे क्या मसला है। आपने अपनी ईगो इतनी बुलंद रखी हुई है कि आपने उनके पीछे अपने सोशल मीडिया सेल लगाए, एक एक एमएनए आपने उनके पीछे लगाया जो पहली दफा बन के हैं। वही बात है ना कि आपके एलीट कल्चर जो एशियन कॉलेज से कोई पढ़ के हैं, कोई बैठ से 2-4 कोई आ गए हैं, लौंडे लपाड़े आ गए हैं जो उनको बैठ के उनको आके बातें कर रहे हैं। आपने उनको करने की बजाय करप्शन के जब इल्जामात लगाए हैं, जिसकी वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। आज जो उसने बासित बुखारी साहब ने करप्शन के इल्जामात आज उसने लगा दिए इमरान खान साहब पे, उसका जवाब कौन देगा? आज जो दियार साहब ने भी जो बातें की हैं कि जनाब कि आपके वहाँ पे सीएम हाउस में ट्रांसफर टेस्टिंग में आप में पैसे लिए जा रहे हैं, चीज़ें ली जा रही हैं, आपने इन लोगों को मेरा ख्याल है पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया। इनके इश्यूज थे, आपको सुनना चाहिए था, बैठना चाहिए था। इसी काम के लिए प्राइम मिनिस्टर होते, इसी काम के लिए होते। दुनिया जहाँ की गालियाँ आप किसी को देंगे, मतलब ट्विटर उठा के तो देखें। मुझे एक विफाकी वजीर ने खुद कहा है, बड़ा अहम विफाकी वजीर है, उन्होंने कहा रऊफ भाई जो हमने यहाँ पे सोशल मीडिया टीमें बनाई और बंदे भर्ती किए, पूरा मीडिया इन्होंने हमारा दुश्मन किया। कोई हमारे हमदर्द भी थे, कोई हमारे जानने वाले थे, उन्होंने अगर अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी हमारे खिलाफ की बातें की भी हैं, स्टोरी की है, ये उनका काम है। कहते उनकी इन्होंने माँ बहनें कर दी, उनकी ऐसी तैसी एक कर दी। कोई हमारे छोटा सा कोई हल्का बच गया, एक ही काम था सारा दिन के ट्विटर पे फेसबुक पे आते जाते आपने अपनी आके अपनी पार्टी को भी गालियां देनी है, अपने को सिंपथाइजर हैं उनको भी गालियां देनी है। इसको जिस तरह हैंडल किया गया है इस मसले को, इमरान खान साहब को बिल्कुल सही लोग कहते हैं, इनको कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं समझ कर दूं क्लास साहब ने जो बात की है कि जो पहले तरला किया जाता है, कोशिश की जाती है, और आखिर में कुछ ना हो तो फिर धमकी और गाली गलौज की तरफ किया जाता है। इन्होंने उल्टा किया है, इन्होंने शुरू धमकी से किया है और अब भी वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं बाप की तरह हूं, तो ये सब निगलेक्टेड चाइल्ड ही लग रहे हैं, उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, इनके साथ एंगेज करना चाहिए था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।